This is an ABP Life podcast. बीते रविवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया और लिखा, आंखें खोलने वाली और चौंका देने वाली बात। नए तथ्यों से पता चलता है कि कैसे कांग्रेस ने बेरहमी से #कच्चा थीवू को छोड़ दिया। इससे हर भारतीय नाराज है और लोगों के मन में ये बात बैठ गई है कि हम कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। भारत की एकता, अखंडता और हितों को कमजोर करना 75 सालों से कांग्रेस का काम करने का तरीका रहा है। ये बात उन्होंने अपने ट्वीट में लिखी और इसके बाद ही एक बार फिर से चर्चा में आ गया कच्चा तीवू द्वीप। क्या है ये कच्चा तीवू द्वीप? क्यों इसको लेकर के कंट्रोवर्सी चल रही है? आखिर ये किसका हिस्सा है कहां पे? क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि इंदिरा सरकार ने इसे श्रीलंका को सौंपा था? क्या है इसकी कहानी? इस कच्चा तीवू आइलैंड की क्या हिस्ट्री है? आइए इन सब सवालों के जवाब आज हम जानेंगे ऑन FII ऑन ABP लाइव पॉडकास्ट। मैं मानसी हूँ आपके साथ, हमारे साथ में जुड़ने जा रहे हैं। जय हिंद मानसी जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके चैनल पे हूँ। मेरा नाम लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोडी है। मैं एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूँ जो कि एक डिफेंस और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एनालिस्ट हूँ। थैंक यू सो मच ABP लाइव पॉडकास्ट के साथ जुड़ने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ये कच्चा तीवू द्वीप क्या है? मानसी जी, ये कच्चा तीवू द्वीप एक द्वीप है जिसपे कोई भी इंसान नहीं रहता है और ये श्रीलंका और भारत के बीच में स्थित है। ये 24 किलोमीटर है श्रीलंका की दूरी से, यानी कि श्रीलंका के नेदन थीवू द्वीप से 24 किलोमीटर पे है और भारत के रामेश्वरम से ये 33 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ कोई आदमी अगर नहीं रहता तो क्या हम यहाँ जा नहीं सकते या जा सकते हैं? हाँ मासी जी, इस द्वीप में आदमी कोई नहीं रह सकता क्योंकि यहाँ पे पीने की पानी का कोई भी स्रोत नहीं है। इस द्वीप में एक ही स्ट्रक्चर है, वो है एक चर्च है, सेंट एंथनी चर्च, जो कि 20वीं शताब्दी में बनाई गई थी। और इस चर्च को विजिट करने के लिए भारत से भी और श्रीलंका से भी जो श्रद्धालु हैं वो हर साल वहां पे जाते हैं, लेकिन इंसान कोई नहीं रहता। जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पे पीने के पानी का कोई साधन नहीं है। ये जो द्वीप है, जो काफी पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों पर है, ये भारत और श्रीलंका के बीच में कई समय से इसके बीच विवाद था कि ये द्वीप किसके देश का ये अभिन्न अंग है। और 1974 में भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और श्रीलंका की प्रधानमंत्री श्रीमती बंद्रा नायके, इन्होंने एक समझौता किया जिसके तहत ये फैसला हुआ कि ये द्वीप श्रीलंका को सौंपा जाएगा और बदले में श्रीलंका भारत के जो मछुआरे हैं, फिशरमैन हैं, उन्हें इस द्वीप तक आने के लिए पूरी आजादी देगा, कोई उसमें अड़चन नहीं करेगा। और उसके 2 साल के बाद 1976 में दोबारा एक एग्रीमेंट हुआ भारत और श्रीलंका के बीच में, जिसमें ये तय किया गया कि एक दूसरे देश की इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन, जिसे EEZ कहते हैं, उसके बाहर कोई भी मछुआरा मच्छी को पकड़ने के लिए नहीं जाएगा। यानी कि जो भारत का EEZ है उसके अंदर ही हमारे मछुआरे रहेंगे और श्रीलंका के EEZ के अंदर ही श्रीलंका के मछुआरे रहेंगे। ठीक है। अब हुआ ऐसे कि हम सारे जानते हैं कि श्रीलंका में LTT का एक गृह युद्ध चल रहा था उनकी सरकार के साथ, जो कि 1983 से 2009 तक चला। तो इस दौरान इस द्वीप कच्चा थीवू द्वीप के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई क्योंकि श्रीलंका खुद अपने ही मसले में लगा हुआ था LTT को डिफीट करने के लिए। लेकिन 2009 में जब LTT के साथ उनका ये गृह युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद श्रीलंका की नौसेना ने इस द्वीप पे अपने जो डिफेंसेस थे उसको मजबूत करने शुरू किए ताकि दोबारा LTT टाइप कोई वहां पे किस्सा ना हो। और जब ये हुआ तो हमारे जो मछुआरे वहां तक जाते थे मच्छी पकड़ने के लिए, उनके ऊपर काफी प्रतिबंध लगने लगे और कई बारी हमारे मछुआरे अरेस्ट भी हुए। अब हमारे मछुआरे वहां तक इसलिए जाते थे क्योंकि हमारा जो EEZ था उसके अंदर जो मेरीन लाइफ थी वो कम हो रही थी और मछुआरों ने अपना पेट भरना है, उन्होंने मच्छियां पकड़नी है, तो वो अपने EEZ के आगे जाने लगे मच्छियां पकड़ने के लिए, जो कि श्रीलंका ने ऑब्जेक्ट किया और कई बारी उनको अरेस्ट भी किया और कई उनके जो ट्रॉलर्स होते हैं, जो बोट्स होती हैं, उसको भी उन्होंने जब्त किया।
तो ये जो इसका जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री ये, और पिछले कुछ दिनों में ये काफी सुर्खियों पे बना हुआ है। और एक मैं आखिरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो द्वीप है, ये द्वीप पूरा एक रॉक का या पत्थर का बना हुआ द्वीप है, जो कि 14वीं शताब्दी में एक वॉल्केनिक इरप्शन के बाद बना था। यानी कि 14वीं शताब्दी से पहले ये द्वीप एग्जिस्ट नहीं करता था, और 14वीं शताब्दी से ही ये द्वीप एक वॉल्केनिक इरप्शन के बाद वहां पे बन के उभर गया। जी, अगर आज की तारीख में हम देखें तो भारत या श्रीलंका ये अभी भी किसी का हिस्सा नहीं है। ऐसा है कि आज की तारीख में ये जो द्वीप है ये श्रीलंका का हिस्सा है, क्योंकि 1974 में भारत सरकार और श्रीलंका सरकार के बीच में समझौता हुआ था, जिसके तहत इस द्वीप को भारत ने श्रीलंका को सौंप दिया था, और बदले में श्रीलंका ने हमारे मछुआरों को शिपिंग के राइट्स दिए थे। तो अगर हम लीगली देखें आज की तारीख में ये श्रीलंका का एक हिस्सा है, और ये जो द्वीप है इसकी जो टोटल एरिया है वो है 285 एकड़, और इसकी लंबाई 1.6 किलोमीटर है, और इसकी चौड़ाई मैक्सिमम ब्रॉड पॉइंट पे 300 मीटर है। जी, इसको जो वापस पाने के लिए 1991 में भी तमिलनाडु विधानसभा में प्रस्ताव पास किया गया था कि द्वीप को वापस लेने की मांग की गई थी। 2008 में तब की जो सीएम रही जयललिता, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। कच्चातीवू द्वीप को लेकर हुआ जो समझौता था उसको अमान्य घोषित करने की मांग की गई थी, और ये कहा गया था कि तोहफे में इस द्वीप को श्रीलंका को देना असंवैधानिक है। आप इसे किस तरह देखते हैं? जब ये दे दिया गया उसके बाद इसको वापस मांगने की जो कवायद शुरू की गई, और अब जो पीएम मोदी ने ट्वीट करके इसका जिक्र भी किया, आप इसे किस तरह देखते हैं? मानसी जी, मैं आपके प्रश्न को दो भागों में जवाब दूंगा। पहला कि ये द्वीप को हम वापस कैसे ले सकते हैं। जी। इस द्वीप को हम वापस सिर्फ दो ही कंडीशन में ले सकते हैं। पहली कंडीशन ये है कि भारत सरकार और श्रीलंका सरकार में दोबारा एक समझौता हो, जिसमें श्रीलंका भारत को ये द्वीप वापस देने में तैयार हो जाए। दूसरा जो ऑप्शन है वो है कि भारत को इस द्वीप लेने के लिए श्रीलंका पे युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि ये द्वीप अब श्रीलंका का एक अभिन्न अंग है। इन दोनों ऑप्शंस के अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है जिसके तहत ये द्वीप खुद ब खुद भारत के पास आ जाएगा। अब मैं आपके प्रश्न के दूसरे हिस्से पे आता हूँ कि मेरी सार्वजनिक मेरी निजी राय ये है कि देखिए, हिस्ट्री में कई बार जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं हमें कई डिसीजन सही लगते हैं, कई डिसीजन गलत लगते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में जब आदमी जाता है, जब अध्ययन करता है, तो देखता है कि वहां पे कई फैक्टर्स होते हैं जो कि उस वक्त के नेताओं को डिसीजन लेने पड़ते हैं। और जैसे अंग्रेजी में कहावत बड़ी प्रसिद्ध है कि हाइंडसाइट में हर चीज को अच्छी तरह से उसको डाइसेक्ट किया जा सकता है, उसकी अच्छाइयां बुराइयां निकाली जा सकती हैं। लेकिन आज के मौजूदा हालत में जब भारत के 8 पड़ोसी देश हैं मालदीव्स को मिला के, 8 में से 2 तो हमारे कट्टर दुश्मन है, पाकिस्तान और चीन, इसमें तो किसी को कोई शक नहीं है। बाकी जो बचे हैं 6 हमारे पड़ोसी देश, उसमें से 4 देश बिल्कुल भारत के एंटी हो रखे हैं। 2 देश हैं भूटान और बांग्लादेश, जिनकी दोस्ती भारत से अच्छी तो है, लेकिन आस्ता आस्ता उनका झुकाव चीन की तरफ बढ़ रहा है। यानी कि अगर हम एक बहुत बड़े नजरिए से देखें तो आज की तारीख में भारत के 8 पड़ोसी जो मुल्क हैं, हम किसी भी पड़ोसी मुल्क पे पूरा भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चीन इन सारे पड़ोसी मुल्कों पे किसी न किसी लेवल पे अपना दबदबा बनाए हुए है, और ये भारत के लिए खतरे की घंटियां हैं। तो इस वक्त जब कोई भी पुरानी बातों को उधेड़ता है, उनको पब्लिक डोमेन में लाता है, तो चुनावी फायदा तो डेफिनेटली होगा या नहीं होगा वो तो वक्त बताएगा। लेकिन जो हमारे ये 6 पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान चीन को छोड़ के, जिनके साथ हमारे रिश्ते अभी आस्ता आस्ता खटास की तरफ जा रहे हैं, इन देशों को डर लगता है, क्योंकि भारत एक बड़ा देश है, विशाल देश है, आर्थिक और सैनिक तरीके से भी। इन 6 छोटे देशों को डर लगता है कि कहीं भारत हम पे जबरदस्ती करके आक्रमण करके हमारी ये जो निजी टेरिटरीज हैं उसको ये वापस लेने की कोशिश ना करे। यानी कि जब ऐसी स्टेटमेंट्स कोई भी देता है पब्लिक डोमेन में, तो इन 6 छोटे देशों पे जो भारत के पड़ोसी मुल्क हैं उनमें एक
डर सा भय सा बैठ जाता है। तो मेरी राय में आज वो वक्त नहीं है कि जब हम अपने 6 पड़ोसी देशों को के साथ हम पुरानी बातें निकाल के हम उनके अंदर और भय डालें, क्योंकि हम चारों तरफ से हम चीन से घिरे जा रहे हैं किसी ना किसी फॉर्म में। मैं आपके दर्शकों को एक बात बताना चाहूंगा कि 8 जुलाई 2013 को विन वीपू, जो कि चीनी सरकार का अखबार है और हांगकांग से प्रकाशित होता है, उसमें एक लेख छपा था 6 जंग, जिसका शीर्षक था 6 जंग जो चीन लड़ेगा अगले 50 साल में। उसमें पहले जंग का जिक्र है कि चीन और अमेरिका जंग करेंगे ताइवान पे, जिसकी पुष्टि पिछले साल 3 फरवरी 2023 को अमेरिका की खुफिया एजेंसी के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने की, जब उन्होंने एक बयान में कहा कि 2027 में चीन और अमेरिका का जंग होगा ताइवान पे। और इसी श्रृंखला में जंग नंबर 3 है कि 2035 में 2 फ्रंट वॉर होगी भारत पे। पाकिस्तान हमला करेगा जम्मू कश्मीर के लिए और उसी वक्त चीन हमला करेगा अरुणाचल प्रदेश के लिए। और अगर हम सारी टाइमलाइन देखें तो ये टाइमलाइन 2035 के 2 फ्रंट वॉर की तरफ बढ़ रही हैं। तो जब हम ऐसे हालत में हैं, जब युद्ध के बादल आस्ता आस्ता घने होते जा रहे हैं, इस वक्त पुरानी ऐसी चीजों को ऊपर लाना, जैसे कि हमारे बाकी 6 पड़ोसी मुल्कों में कोई ऐसा डर आए जो कि हमारे लिए कल दिक्कत क्रिएट कर सके, मेरी राय में इन चीजों को 12-13 साल के लिए ऊपर नहीं लाना चाहिए। जब ये 2035 के युद्ध के बादल खत्म हो जाएं, स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाए, उसके बाद हाँ हमें ये चीजें लानी चाहिए, अन्यथा तब तक नहीं लानी चाहिए, क्योंकि इस वक्त ये समय ठीक नहीं है। क्योंकि चीन की जो आर्थिक और सैनिक ताकत है वो भारत के लिए वाकई में खतरे की घंटी हो चुकी है। जी, आखिरी चीज जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप चूंकि एक एक्सपर्ट हैं और आप बेहतर बता सकते हैं, कच्चा तिवु द्वीप को लेकर जो ये समय समय पर सियासी घमासान होता रहता है, अब सियासत के नाते आपने ये तो बता ही दिया कि ये गलत है कि जो ये होता रहता है, पर क्या ये वाकई इतना इम्पोर्टेंट है ये द्वीप भारत के लिए? देखिए मानसी जी, कोई भी जो द्वीप होता है वो उसकी सामरिक जो इम्पोर्टेंस होती है वो थोड़ी बहुत तो होती है, कहीं पे ज्यादा होती है, कहीं पे कम होती है। और अगर ये द्वीप भारत का हिस्सा होता तो भारत कोई ना कोई वहां पे प्रयोग करता, कोई ना कोई वहां पे किसी तरह से हम पानी पहुंचाते, हम बेस बनाना चाहते बना लेते। जैसे हमने हाल में ही पिछले महीने हमने मिनिकॉय आइलैंड में, जो कि बिल्कुल दूर दराज का है द्वीप, वहां पे हमने एक नेवल बेस बनाया। तो कोई भी जो धरती का टुकड़ा होता है उसका फायदा तो उठाया जा सकता है सामरिक तरीके से। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो बातें 11-12 साल तक बैक बर्नर पे रखनी चाहिए, ताकि 2035 का जो 2 फ्रंट वॉर के युद्ध के बादल हैं ये एक बार खत्म हो जाए, सारी स्थिति क्लियर हो जाए। उसके बाद हाँ हमें ये चीजें लानी चाहिए फोर फ्रंट में, जो हमारा है उन सरकारों से बातचीत करनी चाहिए। लेकिन ये वक्त ये चीजें सामने लाने का नहीं है, क्योंकि ये समय हमारे लिए ठीक नहीं है। मैं एक आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा। बिल्कुल। भारतीय सेना के पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल MM नरावने, जो 1.5 साल पहले ही रिटायर हुए थे एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन्होंने पिछले साल 9 अगस्त 2023 को द प्रिंट में एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि भारत के लिए 2 फ्रंट वॉर मुसीबत कर सकता है। तो हम सारे समझ सकते हैं कि अगर एक पूर्व सेना अध्यक्ष भारतीय सेना के जो 1.5 साल पहले ही रिटायर हुए हैं, जब वो ऐसा लेख लिख रहे हैं तो वाकई में इस बात में बहुत दम है। एग्जैक्टली। तो ये है कच्चा तिवु द्वीप की कहानी। आज एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर इतना ही। मैं मानसी हूँ आपके साथ। This is an ABP Live podcast.